ये है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें पूरा चैप्टर देखेंगे एक बार में ही। तो इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, इलेक्शन का मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं, वो इलेक्शन में होता है। तो कोई ऑल सिटीजन कैन टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन। ऑल सिटीजन कैन नॉट टेक पार्ट। देखो, हम इतनी पॉपुलेशन है कंट्री की, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब लोगों का राज है, राजाओं का राज नहीं है, मोनार्की नहीं है। तो डेमोक्रेसी मतलब पब्लिक का राज है। तो पब्लिक का राज है मतलब पब्लिक डिसीजन भी लेनी चाहिए। तो इतनी सारी पब्लिक एक डिसीजन पर कैसे पहुँचेगी? तो हर एक एरिया से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं, फिर वो डिसीजन लेते हैं पॉलिसी मेकिंग में। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हमने उन्हें डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ हो सकती है जो लोकल एरिया है, मतलब लोकल, जहाँ हमारी सोसाइटी में 10-15-20 लोग बैठ के कोई डिसीजन ले रहे हैं, या लोकल गवर्नमेंट है, ग्राम सभा है, जहाँ पर एक गांव के लोग ही मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तो वो होगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि ये मुमकिन है। कहाँ ये मुमकिन नहीं है? जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो वहाँ ये मुमकिन नहीं है। जैसे कंट्री के डिसीजन हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी से नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कैसे डिसाइड कर पाएगी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ कंट्री में, इंडिया में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि इलेक्शन में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो हमारे बिहार पे फिर डिसीजन लेते हैं। जैसे हम स्टेट में एमएलए चुनते हैं और सेंटर में एमपी चुनते हैं। एमएलए स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं और एमपी पार्लियामेंट में जाते हैं, और दोनों ही जगह फैसले लिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब हमें रिप्रेजेंट करने वाला हमने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया जो कि डिसीजन लेने में हेल्प करेगा गवर्नमेंट की। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन का मतलब ये है सिटीजन डायरेक्टली वोट करते हैं कैंडिडेट को और द पार्टी ऑफ देयर चॉइस, मतलब हम डायरेक्टली वोट डाल के एक कैंडिडेट को जिता रहे हैं। उस कैंडिडेट को हम जानते हैं, मतलब जिसे ज़्यादा वोट मिली है, कैंडिडेट विद मेजोरिटी ऑफ वोट्स विन, जिससे ज़्यादा वोट मिलती है वो जीत जाएगा। इससे ये सिस्टम इंश्योर करता है कि डायरेक्ट कनेक्शन है वोटर और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके बीच में, मतलब वो जानते हैं उसे, उस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और लोगों को पता है कि ये इंसान कैसा है, क्या है। तो ये डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन वो है जहाँ हमने जो चुने हैं फिर वो वोट डालते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी और एमएलए वोट डालते हैं, ठीक है, मतलब हमने तो वोट नहीं डाली डायरेक्ट। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। नेक्स्ट है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंडिया में है एंड यूके में फॉलो किया जाता है। तो ये ऐसा सिस्टम है कि जिसे ज़्यादा वोट मिली है वो जीतता है। देखो, एक एरिया से 4 लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, तो अगर वहाँ 1000-1200 वोट हैं तो एक को 600 मिली है, दूसरे को 400, फिर बचे हुए कुछ को उन्हें कम वोट मिली है, मतलब ऐसे वोट डिवाइड हुई हैं। तो जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिली है वो जीत जाएगा। यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। Each constituency elect one representative and candidate who secure the highest number of votes in that constituency is declared elected. जिसे ज़्यादा वोट मिली है वो जीत जाएगा, और जो नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे है उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब वोट बर्बाद हो गए एक मामले में। कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी। देखो, एक कैंडिडेट है जो जीता है, उससे नीचे 4 कैंडिडेट और हैं, अब उन चारों की वोट मिला दिए जाएँ तो कहीं ना कहीं जीतने वाले से ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ये दिखा रहा है जो कैंडिडेट जीतता है उसे मेजोरिटी ऑफ सीट्स वोट्स नहीं मिली हैं, बट ये है कि उसे सबसे ज़्यादा मिली हैं वोट। अगर सबकी जोड़ ली जाए तो उसके पीछे वो कम हो जाएगी उसकी वोट्स जीतने वालों की, मतलब वो सबकी पसंद नहीं है जिसने इलेक्शन जीता है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने तो दूसरों को भी तो वोट दी है। ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इंडिया में ये सिस्टम क्यों अडोप्ट किया जाता है? हमारे इंडिया में जो वोट डालने का है, वो इलेक्शन का जो सिस्टम है वो यही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये सिंपल मेथड है, इसलिए यूज किया जाता है, जिसमें कुछ ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक लिस्ट दी जाएगी उम्मीदवारों की, उसके आगे उनके होंगे साइन सिंबल कि उस पर वोट डालो और वोट चल जाएगी।
ये क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, मतलब वोटर्स को ज़्यादा परेशानी नहीं होती कि हमें किसे वोट डालनी है, वो जानते हैं ये चिन्ह इसका, ये चिन्ह इसका है, और वोट डालते हैं, और जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, सेकंड नंबर वाला हार जाता है, सेकंड थर्ड फोर्थ सब हार जाते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का दूसरा नाम है सिंपल मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। सिंपल मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम डिक्लेयर द कैंडिडेट इलेक्टेड हु सिक्योर वोट्स मोर देन अदर्स इवन विद लेस देन 50%, मतलब दूसरों से ज़्यादा मिली है, पर ऐसा नहीं है कि उसे 50% वोट भी ना मिली हो, ये हो सकता है, पर दूसरे को तो और भी कम मिली है, तीसरे को और भी कम मिली है। तो इसका मतलब ये है कि जितने कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं चुनाव में, सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिले वो जीत गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बहुत सारी वोट मिल गई, सारे तो वोट देने आते भी नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडिडेट है उन्हें भी तो वोट मिली है। तो एक पब्लिक का एक पोर्शन उसे वोट डालता है, ये ठीक है, पर सारी पब्लिक उसे पसंद नहीं करती, ये भी बात है। जो कैंडिडेट विन करता है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से, तो सिंपल मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एक कई दो नाम है ये। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो वोटिंग का सिस्टम है ये इंडिया में यूज़ नहीं होता। तो ये इसमें ये है कि पूरी कंट्री को एक कंस्टिट्यूएंसी बना दो और यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ती, मतलब पब्लिक वोट डालती है पार्टी को, ठीक है। अब जिस पार्टी को जितने वोट मिले हैं उस पार्टी को उतनी सीट्स मिल जाएंगे। अगर एक पार्टी को 30% वोट मिले इसका मतलब उसे 30% सीट मिल जाएंगी। ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज एन इलेक्टोरल सिस्टम यूज टू एलोकेट सीट को एलोकेट करने का काम करता है इन लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ वोट्स ईच पॉलिटिकल पार्टी रिसीव। हर एक पॉलिटिकल, वहाँ ऐसा नहीं है कि एक जिससे ज़्यादा वोट मिली वो जीत गया, वैसा तो है ही नहीं। मतलब कंट्री पूरी एक कंस्टिट्यूएंसी बन गई और उसमें जिसको जितनी परसेंट वोट मिली उसे उतना ही नंबर सीट्स मिल गई। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। वोटर आर ऑफन आस्क्ड टू चूज ए पार्टी एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट। वोटर पार्टी को चूज़ करते हैं और पार्टी चूज़ करती है कि किसे क्या बनाना है। वो पार्टी अपनी लिस्ट तैयार करती है कि इतनी परसेंट सीट आएंगे तो इतने मेंबर हम अपने सरकार में बनाएंगे। PR proportional representation system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of vote. इसमें ये होता है कि इसमें इनक्रेज करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम कि देखो कई सारे पार्टी जब चुनाव लड़ेंगे कुछ ना कुछ परसेंटेज वोट तो हर पार्टी ले जाएगी और जितने परसेंट सीट मिलेंगे, जितने परसेंट उसे वोट मिले उतने परसेंट उसे सीट मिल जाएंगे गवर्नमेंट में। तो ये एक प्रमोट करता है मल्टी पार्टी सिस्टम को, क्योंकि अगर जिसे ज़्यादा मिलेंगे वही जीतेगा, तो छोटी छोटी पार्टी तो नहीं जीत पाएंगी। पर अगर ये है कि जितने परसेंट तुम्हें सीट मिली है, जितने परसेंट तुम्हें वोट मिले हैं उतने परसेंट सीट मिलेंगी, तो एक दो सीट तो मिल ही जाएंगी। तो इस तरह से पार्टी बढ़ जाती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक बढ़ावा देता है पार्टी बढ़ाने में, मल्टी पार्टी सिस्टम करने में। ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ये जर्मनी में, नीदरलैंड में, स्वीडन, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका में फॉलो होता है। एक पार्टी से जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है कई तरह से हो सकता है। जैसे कि पार्टी लिस्ट सिस्टम है, इसमें पार्टी एक लिस्ट दे देती है कैंडिडेट की। क्लोज लिस्ट मतलब पार्टी डिसाइड करती है कैंडिडेट की लिस्ट, कैंडिडेट कौन कितना क्या बनेगा। मतलब सारी कंट्री ने वोट डाली है पार्टी को और पार्टी फिर अपने अंदर वो लिस्ट तैयार करती है कि इस मेंबर को हम बनाएंगे गवर्नमेंट में। तो ये क्लोज लिस्ट हो गई। ओपन लिस्ट वो है जिसमें पब्लिक भी इन्फ्लुएंस करेगी इस पार्टी का ये मेंबर बनना चाहिए, तो ये ओपन लिस्ट हो गई। मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, ये दोनों सिस्टम को मिक्स करके है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दोनों को। जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो लोकल लेवल पे अप्लाई किया जाता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक कंट्री लेवल पे अप्लाई किया जाता है। ये सिस्टम जर्मनी और न्यूजीलैंड फॉलो करते हैं।
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें ये है कि जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के चुनाव ऐसे होते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए हैं उन्हें एक हम अपना प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट देते हैं। नंबर 1 पे हमें ये चाहिए, नंबर 2 पे ये चाहिए, नंबर 3 पे ये चाहिए। जिस कैंडिडेट को ज़्यादा नंबर 1 मिली है वो जीत जाता है। इलेक्शन सिस्टम है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन सिस्टम? एन इलेक्शन सिस्टम रिफर्स टू द मेथड एंड रूल्स थ्रू विच रिप्रेजेंटेटिव आर चोजन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। इलेक्शन सिस्टम क्या है? एक मेथड एंड रूल्स है जिसके थ्रू हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इलेक्शन सिस्टम मतलब इलेक्शन होना। इलेक्शन होना का मतलब हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उस एरिया से चुनना। हर एक इंसान जो 18 साल से बड़ा है वो एडल्ट है और वो उसके पास अधिकार है राइट टू वोट का। एवरी इंडियन सिटीजन एज्ड 18 और अबव हैज़ द राइट टू वोट। वोट डालने का अधिकार है इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और सोशल स्टेटस। इन सब का कोई फिक्र नहीं है, कोई किसी भी लेवल का हो, कास्ट का हो, कुछ भी हो, किसी भी कास्ट, जाति, धर्म, कुछ भी हो, स्टेटस कुछ भी हो, 18 साल का हो गया तो वोट डालने का अधिकार उसके पास है। ए लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स इज प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड रेगुलरली। अब ये लिस्ट रेगुलरली अपडेट होती जाती है क्योंकि जो 15-16 साल के बच्चे हैं 5 साल के बाद वो डेफिनेटली उस लिस्ट में आ जाएंगे, तो ये लिस्ट अब प्रिपेयर कर ये अपडेट करते रहते हैं इस लिस्ट को। वोटिंग इज कंडक्टिंग यूजिंग ईवीएम। पहले पेपर से वोटिंग होती थी, अब ईवीएम से वोटिंग होती है। मतलब मशीन पे ही होते हैं सारे चिन्ह, बस उस मशीन पर ही दबाना है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या बैलेट पेपर से पहले होती थी। इंडिया फॉलो करता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जिससे ज़्यादा वोट मिली है वो जीत जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द बाई इलेक्शन? बाई इलेक्शन क्या है? बाई इलेक्शन और स्पेशल इलेक्शन है। एन इलेक्शन हेल्ड टू फिल ए वैकेंट सीट, अगर कोई सीट खाली हो गई है इन ए लेजिस्लेटिव बॉडी बिटवीन रेगुलर इलेक्शन, मतलब इलेक्शन खत्म हो चुका, बीच में ही कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि चल रहा है टर्म चल रहा है 5 साल का, 2 साल बाद ही कोई सीट खाली हो गई, तो उसे फिल करने के लिए इलेक्शन होगा, उसे कहते हैं बाई इलेक्शन। मतलब उस मेंबर की डेथ हो गई या कुछ ऐसा हो जाए, वो रिज़ाइन कर दे, मतलब वो सीट खाली होगी, वो कंस्टिट्यूंसी खाली होगी, तो वहाँ पर इलेक्शन होंगे, उसे कहेंगे बाई इलेक्शन। दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर रिज़ाइन, या तो रिज़ाइन कर दे या पास अवे हो जाए, या अदरवाइज अनेबल टू कंटिन्यू इन ऑफिस। मतलब मेंबर के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपना काम ना कर सके, या उसकी डेथ हो जाए, या रिज़ाइन कर दे, तो जो MP और या MLA की सीट खाली हुई है वहाँ पर फिर चुनाव होंगे, उसे कहते हैं बाई इलेक्शन। ओनली द कंस्टिट्यूएंसी अफेक्टेड बाय द वैकेंसी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, मतलब ये उसी कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होंगे, पूरी कंट्री में नहीं होंगे। जहाँ जो कंस्टिट्यूएंसी खाली हुई है, मतलब जिसके रिप्रेजेंटेटिव ने उसे छोड़ दिया है, वहीं पर बाई इलेक्शन होंगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है? व्हाट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो? इलेक्शन मैनिफेस्टो एक पब्लिक डिक्लेरेशन है बाय द पॉलिटिकल पार्टी आउटलाइनिंग देयर पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोमिस इफ़ दे आर इलेक्टेड टू पावर। जो पॉलिटिकल पार्टी निकालते हैं ना अपना मैनिफेस्टो कि हम पावर में आ गए तो हम ये करेंगे, जो प्रोमिस या प्लान्स वो बताते हैं, वही इलेक्शन मैनिफेस्टो है। इट सर्व्स एज ए फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द पार्टीज विजन एंड ऑब्जेक्टिव। ये बताता है पार्टी का क्या वो विजन है, वो क्या करना चाहती है। एम्ड एट परsuading वोटर्स टू सपोर्ट देम ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन मैनिफेस्टो इज टू इन्फॉर्म वोटर्स अबाउट द पार्टी का एजेंडा। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या काम करता है? वोटर्स को बताता है कि पार्टी क्या करने वाली है, क्या एजेंडा है पार्टी का। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये टारगेट है गवर्नमेंट का कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शियल, इंक्लूसिव सभी इसमें शामिल हों। और इट रिफर्स टू एन इलेक्टोरल प्रोसेस दैट इज ट्रांसपेरेंट, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, इम्पार्शियल हो, इंक्लूसिव हो एंड कंडक्टेड अंडर इक्वल लीगल कंडीशंस, मतलब कहीं भी कोई धांधलेबाजी ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट हैव एन इक्वल चांस टू कंटेस्ट। हर एक पार्टी के पास इक्वल चांस है कंटेस्ट करने का, कैंपेन करने का या अपील करने का वोटर्स से। किसी के से कोई हक छीना नहीं जाएगा। जो कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए हैं वो अपना प्रचार कर सकते हैं और सभी कर सकते हैं।
वोटर मस्ट बी एबल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रीली, वोटर्स भी अपना रिप्रेजेंटेटिव फ्रीली होकर चूज कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, विदाउट एनी प्रेशर. इट इंकरेज सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये वो एज है जिस पे वोट डालने का अधिकार सबको मिल जाता है. टिल 1989 तक ये 21 साल की उम्र थी. उसके बाद ये 1989 में इसे घटा के उम्र कर दी गई 18 साल. 18 साल का जो भी हो गया वो वोट डालने का अधिकार रखता है. ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है एवरी एडल्ट सिटीजन को द राइट टू वोट. उसके पास वोट डालने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है, ये पार्टी नहीं देती कोई ऐसा. एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर करता है दैट ऑल सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. मतलब हर कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके, उसे इतना अधिकार दिया जाता है 18 साल की उम्र में. दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. मतलब किसी को कोई रोक टोक नहीं होगी, सबको इक्वल चांस मिलेंगे वोट डालने के. Universal adult franchise means that all adult citizens of a country have the right to vote regardless of the caste, gender, education या religion and wealth. मतलब 18 साल का होना चाहिए, उसके पास वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जेंडर मेल फीमेल कुछ भी हो, एजुकेशन हो या ना हो, रिलीजन कुछ भी हो, वेल्थ मतलब पैसा हो या ना हो, ऐसी कोई किसी बेस पे वोट डालने से नहीं रोका जाता है. बस वो एक होना चाहिए कि वो इंडियन सिटीजन हो और उसकी उम्र 18 साल हो, बस फिर उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है. राइट टू कॉन्टेस्ट, अब इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी चाहिए, क्योंकि हम वोट ही डालते रहेंगे, इलेक्शन में तो लड़ेंगे. तो इलेक्शन लड़ने का ऑल सिटीजन हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन. मतलब सारे सिटीजन को ये अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ सकें. ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को रोका जाएगा. हाउ एवर देयर आर डिफरेंट मिनिमम, पर कुछ एज रिस्ट्रिक्शन है कि कितने 25 साल को जाओगे तो वहाँ इलेक्शन लड़ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर लोकसभा या असेंबली के इलेक्शन के लिए कम से कम आपकी 25 साल की उम्र होनी चाहिए. और दूसरा ये है कि ऐसा ना हो कि आपको किसी अपराध के लिए 2 साल की सज़ा मिल चुकी है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हो आप. तो यही है कि कुछ एज की रिस्ट्रिक्शन है, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन है, और इसके अलावा तो सबको अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़ सकें. बट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम, एजुकेशन और जेंडर. मतलब इस बेस पे चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते, जैसे उसकी इनकम कम है या एजुकेशन नहीं है, जेंडर मेल है कि फीमेल है, तो इस बेस पे आप चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते. सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में. ओवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज ओपन टू ऑल सिटीजन, सबको अधिकार है. रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी. इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम the candidate who secure the highest votes in a constituency is declared elected. ठीक है, मतलब जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगी वो जीतेगा. तो ठीक है, अब किसे ज़्यादा वोट मिलेंगी, जो जिसका प्रभाव उस एरिया में ज़्यादा होगा उसे मिलेंगे. अब जो जिसका इफेक्ट ज़्यादा वहाँ नहीं है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी तो जाती ऐसी भी तो हैं जो ज़्यादा वोट नहीं ले पाएंगे. और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये कहता है सबसे ज़्यादा वोट मिलना चाहिए वो जीत जाएगा, और जो चाहे नीचे 4-5 भी रह गए हो वो सब हार जाएंगे. इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इलेक्ट्रोल सिस्टम, तो जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा वोट ले जाएंगे. डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स एंड कास्ट कैन विन एवरीवेयर, वो हर जगह जीत सकते हैं. एंड द ओप्रेस्ड जो सोशल ग्रुप है जिन्हें वो दबा के रखते हैं वो हमेशा ही दबे रहेंगे, क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे जिससे वो चुनाव जीत सकें. चुनाव जीतने के लिए सबसे ज़्यादा वोट चाहिए, और जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स हैं या कास्ट हैं वो डेफिनेटली जीत जाएंगे. और जिन्हें वो दबा के रखते हैं वो कैसे जीतेंगे, उन्हें वोट भी तो उतनी मिलनी चाहिए, उन्हें वो उतनी वोट मिलती नहीं है. तो ये एक नुकसान हो गया इस चीज़ का कि जो डोमिनेंट है, जो अपने चलवा सकता है, वो वोट ले लेगा तो जीत जाएगा तो गवर्नमेंट बनाने में पहुंच जाएगा वहाँ लोकसभा में, या स्टेट का MLA बन जाएगा. और जो नीचे तबके के लोग हैं वो कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे. तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन किया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर SC एंड ST, कि यहाँ से SC चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से ST चुनाव लड़ेंगे. मतलब एक कुछ जैसे कंस्टिट्यूएंसी से इस कंस्टिट्यूएंसी से SC ही चुनाव लड़ सकता है,
शेड्यूल कास्ट का जो मेंबर वही चुनाव लड़ सकता है। तो सारी पार्टी अपने एससी कैंडिडेट को ही खड़ा करेंगे, तो इससे इस तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा लेजिस्लेचर में। मतलब ये रिजर्वेशन हो गया ना कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस बार कोई एससी मेंबर ही चुनाव में खड़ा होगा, तो पार्टी के लिए रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो पार्टी कितनी भी हो, उनका कैंडिडेट वहाँ से एससी ही चुनाव लड़ेगा। जो सब सारे एक ही जाति के हैं तो जीतेगा भी कोई ना कोई एससी ही। इस तरह से ये रिजर्वेशन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आउट ऑफ द 543 इलेक्टेड सीट्स इन द लोकसभा में 543 सीट्स हैं, 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। 84 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाती है शेड्यूल कास्ट के लिए। 47 सीट्स रिजर्व की जाती है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन वाज मेड इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, पहले ये 10 साल के लिए बनाया गया। एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब तक ये 2030 तक ये चालू है। मतलब इतने कॉन्स्टिट्यूएंसी से 84 कॉन्स्टिट्यूएंसी से शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट आएगा, 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी से शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट आएगा। ये सीट कहाँ की हैं? लोकसभा की। 543 सीट्स पे इलेक्शन होते हैं, 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो ये रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी किया गया क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जाति हैं जिन्हें बहुत ऑप्रेस्ड या दबा कर रखा गया है। The decision of reservation of constituency is taken by delimitation commission. delimitation commission ये काम करता है। A quota of constituencies to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of SC and ST in that state. मतलब स्टेट में अलग अलग हैं सीट्स, मतलब स्टेट जो एमएलए बनते हैं कितने सीट्स हैं एमएलए की, उस बेस पे स्टेट में SC और ST सीट को रिजर्व किया जाता है। Those constituencies that have the highest proportion of scheduled tribes population are reserved for ST. जहाँ पर जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके लिए सीट रिजर्व की जाएंगी। जैसे ST की ज़्यादा है, क्योंकि हर जगह तो ST पॉपुलेशन नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है, तो जहाँ पर है वहाँ पर उनके लिए सीट रिजर्व की जाएगी। डिलिमिटेशन कमीशन is appointed by the President of India and works in collaboration with the Election Commission of India. ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। It is appointed for the purpose of drawing up the boundaries and constituency all over the country. Delimitation कमीशन बनाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से एक कैंडिडेट जीत के आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजन दिए हैं कि बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर पाए, तो इसलिए उन्हें काफ़ी आज़ादी दी है। जैसे जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर द किसके लिए? फॉर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे काफ़ी आज़ादी दी है जिससे कि वो इलेक्शन अच्छे से करवा पाए। जो लोकल बोर्ड इलेक्शन होते हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं पार्ट कर लेता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं हर एक स्टेट में। देखो इसका स्टाफ बहुत बड़ा नहीं होता, ये चेयरमैन या चेयरपर्सन ऐसे ही होते हैं। फिर जब इलेक्शन होते हैं कहीं भी, अगर स्टेट में इलेक्शन है तो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो इनके अंडर में आ जाता है, और सेंटर में है तो सेंटर का जो स्टाफ है वो इनके अंडर में आ जाता है। मतलब इलेक्शन कमीशन का अपना ज़्यादा बड़ा स्टाफ नहीं होता, ये इस पूरे स्टेट के स्टाफ को अपने अंडर ले लेते हैं जब इलेक्शन होते हैं तब। टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देयर इज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट। एक तो हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेयरपर्सन, ठीक है। अब हर एक स्टेट में भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं। इलेक्शन कमीशन कैन कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। ये चेंज होते रहे हैं, मल्टी मेंबर बॉडी भी बनती रही है, बट इनकी पावर एक जैसी रहती है। चेयरपर्सन हो या 2 अदर मेंबर हो, उनकी पावर एक जैसी रहती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड करता है ओवर द इलेक्शन कमिश्नर बट डज नॉट हैव मोर पावर देन द अदर इलेक्शन। मतलब तीनों की पावर सेम ही रहती है। ये मल्टी मेंबर बॉडी, इसे 1-2 मेंबर जोड़ देते हैं, 1-2 मेंबर घटा देते हैं, बस इतना चलता रहता है, पर ज़्यादा मेंबर इसमें नहीं होती है। इसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 1-2 मेंबर और भी हैं, और हर एक स्टेट में अपना एक मेंबर है।
जब जहाँ इलेक्शन होंगे वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो इनके अंडर आ जाता है। फिर ये उसे ट्रांसफ़र करना है तो करते हैं, रखना है तो रखते हैं, अपने हिसाब से उसे फिर वहाँ पर हैंडल करते हैं इलेक्शन को। ये देखो सारे टीचर इनके अंडर में फिर आ जाते हैं, सारा स्टाफ इनके अंडर में आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, IAS PCS वो सब को कंट्रोल करते हैं इलेक्शन करवाने के लिए, अपने काम के लिए नहीं। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंटेड किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इन्हें अपॉइंट करने की सलाह दे कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने मन से तो अपॉइंट करेंगे नहीं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से होकर जाएगी, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उन्हें अपॉइंट करेंगे। पर इन्हें रिमूव करना इतना आसान नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। इनका 6 साल का टर्म है, ये 65 साल की उम्र जो पहले आ जाए, या तो 6 साल पूरे हो गए, चाहे 60 साल की उम्र है तब भी रिटायर हो जाएंगे, या 65 साल के हो गए हैं, 2 साल का एक कार्यकाल पूरा किया है तो भी रिटायर हो जाएंगे। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। ऐसा अगर हो सकता है, इन्हें रिमूव किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, बट उसके लिए सॉलिड कोई ना कोई वजह चाहिए। इन्हें रिमूव कौन करेगा? बाय प्रेसिडेंट। इफ बोथ द हाउस मेक सच रिकमेंडेशन विद द स्पेशल मेजोरिटी। दोनों हाउस मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों कहेंगे, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे, तो ही इन्हें जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है। मतलब उनके खिलाफ एक्शन लेना इतना आसान भी नहीं है कि उन्हें रिमूव कर देंगे हम। अगर इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं तो उन्हें रिमूव करना है, तो दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के हैं उन्हें पास करवाना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से। मतलब 50% से ज़्यादा मेंबर कहने चाहिए कि इन्हें हटाओ, तब प्रेसिडेंट इन्हें हटाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं हटाएंगे कि एक दो कह रहा है कि इन्हें हटा दे तो वो हटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये सारे प्रोविजन दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें बनाया इंडिपेंडेंट कि किसी को भी हटाना इतना आसान नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है? ये सुपरवाइज करता है एंड द प्रिपरेशन ऑफ द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट तैयार करेगा, जो भी इलेक्शन होंगे फिर वोटर लिस्ट अप टू डेट होगी। दूसरा क्या करता है ये? इलेक्शन का जो शेड्यूल तैयार करता है, नोटिफिकेशन देता है कि इलेक्शन कब होगा, डेट क्या होगी नॉमिनेशन की, लास्ट डेट क्या है फाइलिंग नॉमिनेशन, लास्ट डेट फॉर स्क्रूटनी, मतलब कुछ तो कैंसिल भी हो जाएंगे ना, अगर विड्रॉ करना है तो उसकी लास्ट डेट, कब इलेक्शन होंगे, कब पोलिंग होगी, कब काउंटिंग होगी, कब रिजल्ट आएंगे, ये सारे काम इलेक्शन कमीशन देखता है। पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी सिंबल देना है, रिकॉग्निशन देना है कि पॉलिटिकल पार्टी ये स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ये सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ये सारे जो है ये काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट कैन पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन इन द इंटायर कंट्री। अगर कुछ से लगता है कि इलेक्शन में धांधलीबाजी हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, तो इलेक्शन को वो कैंसिल भी कर सकते हैं, या तो किसी एक कंस्टिट्यूएंसी के या पूरे इलेक्शन भी। उतनी पावर इलेक्शन कमिश्नर के पास होती है। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट ए मॉडल कंडक्ट फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट। मतलब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी निकालते हैं कि आप अब चुनाव शुरू हो गए हैं तो आप ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते पब्लिक को जिससे पब्लिक आपको वोट डालें। इलेक्शन कमीशन का अपना काफ़ी लिमिटेड स्टाफ है, तो वो इलेक्शन कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर उसे ही यूज़ करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मतलब IAS PCS जो भी अधिकारी हैं, जो भी सर्विस में हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, उन सबको यूज़ करती है इलेक्शन कराने के लिए। द इलेक्शन कमीशन कैन ट्रांसफ़र द ऑफिसर्स और स्टॉप देयर ट्रांसफ़र। वो ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं या ट्रांसफ़र रोक भी सकते हैं। इट कैन टेक एक्शंस अगेंस्ट दैम। अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म। देखो अब इलेक्शन का हम कोशिश होती है हर किसी की इलेक्शन अच्छे से होने चाहिए, बट सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो जो रिफॉर्म है ये सुधार के लिए है। नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन एवर बी परफेक्ट। ऐसा तो नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट होगी, तो उसे परफेक्ट बनाते बनाते उसमें सुधार करने पड़ेंगे। तो एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज़ टू कीप सर्चिंग फॉर मैकेनिज्म टू मेक दिस इलेक्शन फ्री एंड फेयर टू द मैक्सिमम। मतलब हर सोसाइटी ये कोशिश करती है कि अच्छे से इलेक्शन कराने के लिए और क्या इसमें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। विद द एक्सेप्टेंस ऑफ एडल्ट सफरेज, फिर सब अब ये है कि जो भी एडल्ट हो गया वो वोट डालेगा। फ्रीडम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मतलब कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिया हैज़ ट्राई टू मेक
इट्स इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर, मतलब इंडिया में कोशिश की गई कि इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हों, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो जाए। ओवर सिस्टम जो इलेक्शन का है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, मतलब जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। बट कुछ जगह ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म में क्या है, ये इंश्योर करता है दैट एटलीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। कम से कम एक 1/3 मेंबर पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में औरतों का होना, औरत होनी चाहिए। मतलब चुनाव में इतनी औरत खड़ी हो, इतनी औरत चुनाव लड़े कि 1/3 मेंबर उसमें होनी चाहिए पार्लियामेंट में। जो इलेक्शन का एक्सपेंस है ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट उस एक्सपेंस को दे, जिससे कि उसमें धांधलेबाजी कम हो। ऐसा है ना, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, अगर कुछ कैंडिडेट के पास पैसा है तो वह तो खर्च कर लेंगे, तो वोट डेफिनेटली उन्हें मिल जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन को ये होना चाहिए कि हर एक को एक लिमिटेड अमाउंट दे इलेक्शन लड़ने के लिए, जो इलेक्शन में खड़ा है उसे, जिससे कि फ्रीली फेयर वे में इलेक्शन हो सके। जिसके पास पैसा ना हो वो भी उस पैसे को खर्च कर सके। जो कैंडिडेट विद एनी क्रिमिनल केस है उसे इलेक्शन लड़ने से रोकना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील इन द कैंपेन। जब कैंपेन की जाती है तो उस पर ये फोकस करना चाहिए कि कास्ट या रिलीजियस अपील्स ना की जाएं, कि मैं इस जाति का हूँ, तुम इस जाति के हो तो मुझे वोट दो, मैं इस धर्म का हूँ, तुम भी इसी धर्म के हो तो मुझे वोट दो। ये नहीं होना चाहिए।